साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अशोक यादव। साथियों आज की जो क्लास है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट है आज उसकी शुरुआत करेंगे हम। इस क्लास में हम भारतीय शासन एवं राजनीतिक जो व्यवस्था है उसकी चर्चा करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब इसके तहत हम आज इस क्लास में गोखले, तिलक, गांधी जी, नेहरू, सुभाष, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या रहा, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अगर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो लगभग 180 प्लस या 188 प्रश्न होंगे। इसमें सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, हमारा सहयोग करिए। देखिए इसी तरीके से सारी क्लासेज चलेंगी। पूरा प्रैक्टिस सेट आपका भारतीय संविधान में हम कराएंगे टॉपिक वाइज। बस आप हमारा सहयोग कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इन नेताओं ने किस तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, उन्हीं सबका जो तमाम परीक्षाओं में, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे ये नेट का हो, हायर का हो, या फिर और जिन परीक्षाओं में यहाँ से संबंधित इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न यही शुरू होता है। ठीक, ये कि 1893 ईस्वी में किसने देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से पारंपरिक धार्मिक गणपति उत्सव को राष्ट्रवादी विचारों के अभियान में बदल दिया। देखिए आपके सामने यहाँ पे उत्तर भी होगा, आप इसको देखिएगा। आप पूरा विस्तार पूर्वक इसे हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए ये जो प्रश्न है यह DSSB PGT 2022 और 21 में 22 तारीख को हुआ था, वही से संबंधित। अब इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने ही इस अभियान को शुरू किया था। अब देखिए इसकी जो व्याख्या है कि बाल गंगाधर तिलक, जिनकी जो टाइमिंग है 1856 में पैदा हुए थे और 1920 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख राजनेता थे। यह उग्र विचारधारा के समर्थक थे। तिलक जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में से आम जनमानस को जोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम को जीवंत बनाने के लिए धार्मिक उत्सव, जिसमें गणपति उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1894 में प्रयोग किया। देखिए ये जो दोनों उत्सव हैं, ये बहुत बार प्रश्न बना है परीक्षा में कि गणपति उत्सव कब मनाया गया, 1893 में, और शिवाजी उत्सव कब प्रारंभ हुआ, 1894 में। इन दोनों उत्सव को मनाने वाले कौन थे, तो वह थे बाल गंगाधर तिलक। अब आगे देखते हैं। इनका मानना था कि व्यक्ति आम जनमानस का जो भौतिक जीवन तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो जाता। अर्थात तिलक जी ने स्वराज को भारतीय लोगों के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित बताया और कहा कि बिना स्वराज की प्राप्ति से इहलोक अर्थात सांसारिक जीवन सफल नहीं होगा। गांधी जी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है और पंडित नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक। इन दो जो कोट यहाँ पे दिया गया है, आपको बहुत ध्यान देना है कि आधुनिक भारत का निर्माता तिलक को किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है।
और भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो तिलक को कहा गया। अब किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये हमारा रहा दूसरा प्रश्न। ठीक, अब देखिए, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह किसने कहा? ठीक, अब देखिए आपके सामने जो उत्तर है वह बी उत्तर होगा। ठीक, आपका ये बी उत्तर है। ठीक, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। चलिए व्याख्या करते हैं इसकी। तो भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। ठीक, हम देखते हैं, नेहरू का राष्ट्रवाद का विचार किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है उग्र राष्ट्रवाद, दूसरा सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास, तीसरा ऑप्शन है स्वनिर्धारण का अधिकार और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद। ठीक, अब इसमें देखिए आपको उत्तर ढूंढना है। ठीक, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब इसमें आपको उत्तर बताना है। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह चौथा ऑप्शन इसमें सही है, अर्थात इसमें जो आपका जो उत्तर सही है वह है 2। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा हो गया। अर्थात इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत है या नेहरू पंडित नेहरू जी से संबंधित नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें व्याख्या कि नेहरू जी ने देश को एक संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीयता संबंधी उनकी मान्यता संकुचित नहीं थी। नेहरू का विचार था कि राष्ट्रीयता एक परंपरागत शक्ति है जिसे प्रत्येक देशवासी स्वेच्छा से स्वीकार करता है। नेहरू का राष्ट्रवाद सांस्कृतिक बहुलवाद में प्रबल विश्वास करता है। वह स्वनिर्धारण के अधिकार का समर्थन करते हैं। नेहरू जी का राष्ट्रवाद टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्वासवाद पर आधारित है। ठीक, इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक से संबंध रखता है और कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन यहाँ पे दिया है कि उन्होंने भाषाई आधारित राज्य निर्माण की कल्पना की। दूसरा ऑप्शन है वह अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। तीसरा ऑप्शन उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। और चौथा ऑप्शन है तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी में आपको उत्तर ढूंढना है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह उत्तर भी सही है, अर्थात जो चारों ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, ये चारों उत्तर आपका सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, भागीरथी ऋषि कहा गया है। वह एक महान पत्रकार, शिक्षक, जननायक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह अस्थिर राष्ट्रवादी और यथार्थवादी दोनों थे। राष्ट्रवाद के बारे में तिलक की संकल्पना राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों से भी प्रभावित थी। तिलक ने राज्यों के भाषाई आधार पर निर्मित करने पर बल दिया। वह राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई
और दबाव जैसे साधनों के प्रयोग पर बल दिया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है। ठीक, अब प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है, तो इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, अब देखिए पहला है गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, अब दूसरा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन। तीसरा है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। चौथा है साबरमती आश्रम की स्थापना। ठीक, तब इसका उत्तर जानने से पहले हम इन सभी का जो डेट है, कब यह किया गया, कब का यह घटना घटी, उन सभी तथ्यों को हम जानते हैं। अब देखिए जो सबसे पहले देखिए साबरमती की स्थापना। साबरमती की स्थापना जो है यह 1915 ईस्वी में किया गया था। कब? 1915 में। ठीक, उसके बाद दूसरा है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए 60 में लिख रहे 17 में, मतलब 1917 में। अब तीसरा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, अर्थात 1920 में। ठीक, 1920 हो गया। और उसके बाद देखिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर सही होगा वह है ये चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक, अर्थात 4, 3, 2 और 1। इस तरीके से हमारा उत्तर यहाँ पे सही हो गया। चलिए, ये आपका उत्तर रहा। चलिए आप आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। ठीक, इसमें लिया है किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बी ऑप्शन था। अब आइए इसकी व्याख्या करते हैं कि तिलक का राष्ट्रवाद आक्रामक था और भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें उग्रवादी राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। सन 1899 से लेकर के 1904 ईस्वी के बीच तिलक को सक्रिय राजनीतिक आंदोलन चलाने का आवश्यक अवसर न मिल सका, क्योंकि उन्होंने उस समय उनके अनुयायियों की संख्या कम थी। 1905 में बंगाल विभाजन के अवसर पर तिलक को उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंकने का स्वर्ण अवसर मिल गया। तिलक की राजनीतिक प्रतिभा के परिणाम स्वरूप ही बंग भंग आंदोलन, विरोध आंदोलन स्वराज आंदोलन में परिवर्तित होने लगा। इस स्वराज आंदोलन के 4 तरीके थे। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति और चौथा निष्क्रिय प्रतिरोध। इस तरीके से छठा प्रश्न हमारा समाप्त होता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे। अब इसमें देखिए अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर से ही होगा, यह कथन किसका है? तो देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है सी ऑप्शन, अर्थात महात्मा गांधी का उत्तर। ठीक, अब इसकी व्याख्या करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ठीक, आगे देखिए यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। गांधी जी ने सदैव विभाजन का विरोध किया एवं कहा कि अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर से ही होगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सत्ता के ऐसे सभी कदमों का पुरजोर विरोध किया जो भारत को विभाजन की दिशा में
ले जाते हो। तो इस तरीके से महात्मा गांधी का यह कथन संबंधित है। अब चलिए अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 8 पर। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के त्याग पत्र दिया? ठीक, अब पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी एस मुंजे, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा सी राजगोपालाचारी, चौथा आर के खड़मुखम चेट्टी। तो इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन सही है आपका। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो 1951 में बाबा साहब ने हिंदू कोर्ट बिल संसद में पेश किया। इस बिल के अनुसार पुरुषों को एक से ज्यादा शादी करने पर प्रतिबंध लगाया गया, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार दिया गया और महिलाओं को पिता की संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया। संसद में इस बिल का विरोध हुआ। जब यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया तब बाबा साहब ने नेहरू जी से कहा, नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 9 है। तो यहाँ पे देखिए, पूना प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन है गांधी एवं जिन्ना थे, दूसरा गांधी और अंबेडकर थे, तीसरा अंबेडकर नेहरू, चौथा जिन्ना और नेहरू। इसमें आपको बताना है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था। ठीक, तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है उत्तर बी, अर्थात गांधी जी और अंबेडकर जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब देखते हैं इसका उत्तर, इसकी पूरी व्याख्या हम करते हैं। इसमें बी ऑप्शन हमने बताया। अब देखिए, पूना समझौता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इस समझौते में जो महत्वपूर्ण बातें थीं उसमें देखिए, पहला यहाँ पे है कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। दूसरा बिंदु यहाँ पे है कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, तीसरा बिंदु यहाँ पे दिया है कि साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे है। ठीक, देखिए, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है लाला लाजपत राय, अर्थात सी ऑप्शन सही है। तो इसकी व्याख्या करते देखिए, लाला लाजपत राय जिनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था, ठीक, और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है यंग इंडिया, 1916 ईस्वी में। ठीक, इसी में इन्होंने लिखा कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न संख्या 11। ठीक, देखिए, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से
सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सूची 1 है और सूची 2। तो पहला महात्मा गांधी है, दूसरा इनके जो बी सूची 2 दिया है बंच ऑफ थॉट दिया है बी आर अम्बेडकर, हिंद स्वराज, यस एम एस गोलवलकर, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और बी डी सावरकर हिंदुत्व। इसमें आपको मिलान करना है। देखिए इसमें जो आपका उत्तर है वह है बी ऑप्शन। ठीक है, अर्थात आप समझिए महात्मा गांधी की है हिंद स्वराज, ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा वाला, और एम एस गोलवलकर की है पहला बंच ऑफ थॉट, और बी डी सावरकर की है हिंदुत्व। अर्थात इस तरीके से 2, 3 और 1 और 4 ये आपका उत्तर सही है। यहाँ पे देखिए दिया भी है गांधी जी हिंद स्वराज, बी आर अम्बेडकर अनहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद एम एस गोलवलकर बंच ऑफ थॉट, बी डी सावरकर हिंदुत्व। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 12। तो निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? पहला है लाला लाजपत राय, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है चौथा ऑप्शन कि गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें अतिवादी नहीं कहा गया है। अब देखिए इनके इसमें जो व्याख्या दी गई है कि अतिवादी अर्थात उग्रवादी दल के नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 नाम प्रमुख हैं। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकारों को पाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे समझिए, यहाँ पे गलत पूछा है। ठीक, पहला डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। बी ऑप्शन उन्होंने कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया? सी ऑप्शन है ज्ञान गंगा की वह असीम थाती ही लगते हैं। चौथा है कि संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह चौथा ऑप्शन है, अर्थात संवैधानिक साधनों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। यह कथन डॉक्टर अम्बेडकर जी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी व्याख्या करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत का ऐसा व्यक्तित्व जो ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर अंबेडकर जी को ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया था। ध्यान दीजिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्रदान की थी। आगे लिखे कि डॉक्टर अंबेडकर का संवैधानिक तरीकों में दृढ़ विश्वास था। इनका मानना था कि प्रजातंत्र की सफलता हेतु जनसाधारण का संवैधानिक तरीकों में अटल विश्वास होना चाहिए। उनका मानना था कि जहां समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक तरीके सुलभ हों वहां असंवैधानिक रास्ते, क्रांति के तरीके को अपनाना पागलपन है। डॉक्टर अंबेडकर ने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा इत्यादि को अराजकता का व्याकरण कहा है। इस तरीके से हमने देखा। अब चलते प्रश्न संख्या 14 पर। यह आपका प्रश्न संख्या 14 है। इसमें दिया है कि हिंदू धर्म के पुनर्जागरण और श्री रामकृष्ण मिशन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है कि विवेकानंद के लिए रामकृष्ण मिशन
को लोगों की निस्वार्थ सेवा के लिए खड़ा होना था और इस तरह भारत की भावना को फिर से जगाना था। ठीक। बी ऑप्शन, वह हिंदू धर्म के लिए प्रगति का एक नया रास्ता खोजना चाहते थे क्योंकि वह सुधार आंदोलनों से खुश नहीं थे जो कि पश्चिमी तरीकों की नकल थी। सी ऑप्शन दिया है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में की थी। और चौथा ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन, इसका नाम उनके शिक्षक श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से रखा गया। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही होगा वह सी ऑप्शन है, अर्थात यही कथन है जो पुनर्जागरण और श्री रामकृष्ण मिशन की से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या करते हैं कि स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1902 ईस्वी में हुई, भारत के एक आध्यात्मिक पुरुष थे। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को बेलूर कलकत्ता में किया था। जो बेलूर का मठ है, इन्होंने 1 मई 1897, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे दिया 1887। ठीक, इसलिए प्रश्न गलत हो गया ऑप्शन। अब आगे लिखा है कि स्वामी विवेकानंद का धार्मिक दृष्टिकोण प्रगतिशील, बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक था। स्वामी जी का मानना था कि धर्म एक विज्ञान है, धर्म में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि धर्म में तर्क और युक्त का पूर्ण स्थान है। धर्म तो मानवता के कल्याण के लिए होता है, अतः धर्म एक निर्माणात्मक तत्व है, न कि विध्वंसात्मक तत्व। स्वामी जी ने धर्म का एक व्यापक अर्थ लेते हुए सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया। स्वामी जी का भारत में सुधार के नाम पर यूरोपीयकरण अर्थात पश्चिमीकरण के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि सुधार का कार्य धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, न कि तीव्र ढंग से। उनका मानना था कि सामाजिक प्रथाओं परंपराओं की जड़ें अत्यंत गहरी होती हैं। स्वामी जी का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक प्रकृति जीवन शैली होता है और हमें अपने प्रकृति के हिसाब से ही अपना विकास करना चाहिए, न कि आधुनिकीकरण के माध्यम से। इस तरीके से हमने देखा। अब चलते प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, इसमें सही सुमेलित ढूंढना। पहला देखिए ऑप्शन दिया है कि एम के गांधी हिंद स्वराज, दूसरा दिया है एम एन राय इंडिया इन ट्रांजिशन, तीसरा ऑप्शन दिया है आर जी भंडारकर हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, और चौथा दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए इसमें जो उत्तर आपका सही है वह उत्तर इसमें सही होगा कि आर डी भंडारकर। ये जो सी ऑप्शन है आर डी भंडारकर, यही आपका उत्तर इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है। ठीक, अब देखिए लिखा है एम के गांधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जिसकी रचना सन 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में किया था। यह लगभग 80,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका है। और दूसरा ऑप्शन देखिए एम एन राय के द्वारा रचित पुस्तक इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में प्रकाशित हुई। इसमें भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा बिंदु आर डी भंडारकर द्वारा रचित पुस्तक
लेक्चर्स ऑन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक, यहाँ पे जो प्रश्न वहाँ पे ऑप्शन गलत था। अब इसमें जो सही उत्तर है, जो किताब दिया गया है, आर डी भंडारकर की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, जो वहाँ पे ऑप्शन दिया था कि धर्मशास्त्र का इतिहास, ठीक, यह पुस्तक है पांडुरंग बामन काड़े की। ठीक, धर्मशास्त्र का इतिहास 1930 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। और देखिए यहाँ पे लिखा है कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की यह पुस्तक है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 16, प्रश्न संख्या 16। तो दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 1930, कम्युनल अवार्ड 1932, क्रिप्स मिशन 1942। अब इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है बी ऑप्शन। ठीक है, ये जो बी है यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अब इसकी हम व्याख्या करते देखिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता किया, जिसमें तय हुआ कि हिंसा के आरोपों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया, अर्थात यहाँ पे 1930 न होकर के 1905 मार्च, ठीक, 1931 ईस्वी, यह उत्तर सही है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। ठीक, अब इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसने जाति को एक प्रकार पुनर्परिभाषित किया कि यह केवल जन्म से ही निर्धारित ना हो। तो ऑप्शन देखिए, केशव चंद्र सेन, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा दयानंद सरस्वती, चौथा है राजा राम मोहन राय। इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है दयानंद सरस्वती, ये आपका उत्तर सही है। अब व्याख्या करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 ईस्वी हुआ और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी जी ने भारतीय समाज के सुधार के विभिन्न पहलुओं जैसे सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक पर कार्य किया। स्वामी जी भारतीय समाज में विद्यमान जाति व्यवस्था को जहां एक ओर हिंदू धर्म का रक्षक मानते थे, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के राजनीतिक और अन्य धर्म का रक्षक मानते थे। स्वामी जी जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी जी का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति मस्तिष्क और शरीर से स्वस्थ है तो उसे ब्राह्मण अर्थात द्विज मानना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ब्रिटिश शासन के लाभों में से एक नहीं है। ठीक, यहाँ पे समझिए आप, पहला ऑप्शन देखिए, पूरे भारत को एक प्रशासनिक छत्र के नीचे लाना, दूसरा रेलवे बिछाना, तीसरा सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित करना,
चौथा ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना। यही है। इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही होगा चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन, अर्थात ब्रिटिश सरकार के तहत नौकरियों को प्रोत्साहित करना यह ब्रिटिश शासन के लाभों में से नहीं है। अब देखिए इसकी व्याख्या दिया है कि प्रशासनिक तंत्र का विकास करना, रेलवे का विकास तथा प्रशासन की सुविधा के लिए सामाजिक सुधार आदि विषय ब्रिटिश शासन के लिए लाभदायक है। नौकरियों को प्रोत्साहन देने से सरकार के व्यय में अनावश्यक बढ़ोतरी होगी, जिसमें सरकार का बजट असंतुलित हो जाएगा। इसकी व्याख्या रही। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 यहाँ पे है कि 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाली वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। यह कथन किसका है? ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन प्रणब मुखर्जी, दूसरा विनोद राय, तीसरा अन्ना हजारे, चौथा एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर सही होगा वह है बी ऑप्शन, अर्थात विनोद राय जी का यह कथन है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक वह ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। यह कथन पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय का है। चलिए अब प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। ठीक, अब देखते हैं। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता, तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तो इस वातावरण में हम एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? ठीक, ऑप्शन देखिए। पहला दिया है कि जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है के संथानम और चौथा है मोरारजी देसाई। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही है वह है बी ऑप्शन, अर्थात डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, यह है। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता है, तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो, तो यह इस वातावरण में हम एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने कहा है। यह कथन तब कहा गया जब वह इंडियन इंस्टीट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली वर्षगांठ में बोला था। चलिए प्रश्न संख्या अब 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, देखिए कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की? पहला मोतीलाल नेहरू जी ने, दूसरा एम अंसारी, तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, चौथा दिया है CR दास। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है बी ऑप्शन, अर्थात एम अंसारी। दिया है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1928 ईस्वी में डॉक्टर एम अंसारी ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में मिलकर सभी दलों ने लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 तक अपनी बैठक की। इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट मांग की थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे है। 22 में दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन देखिए। पहला दिया है ए हुम, दूसरा WC बनर्जी, तीसरा कादम्बिनी गांगुली और चौथा ऑप्शन दिया आनंद मोहन बोस। इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है बी ऑप्शन WC बनर्जी। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात W.C. बनर्जी द्वारा की गई। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 से। ठीक, भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समकक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन दिया है कि मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय। अब पांचवा ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ठीक, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है राजा राम मोहन राय, अर्थात जो डी ऑप्शन है यही आपका उत्तर सही है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिकता द्वारा पारंपरिक सामाजिक ढांचे के समकक्ष चुनौतियों के सामने खड़ा होने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। याद रहे कि इनको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज्य की कथा को व्याख्यान किस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला राजनीतिक निबंध, दूसरा संवाद, तीसरा राजनीतिक व्याख्यान, चौथा संवाद विश्लेषण और ये ऑप्शन दिया है राजनीतिक निबंध और राजनीतिक व्याख्यान दोनों। देखिए इसमें जो उत्तर सही होगा वह है संवाद। ठीक, अब इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज अर्थात महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को व्याख्यान की श्रेणी में संवाद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसकी रचना गांधी जी ने 1909 ईस्वी में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय पानी के जहाज में की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? ऑप्शन देखिए दादा भाई नौरोजी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा जवाहरलाल नेहरू और पांचवा ऑप्शन दिए वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो आपको उत्तर सही है वह है दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देखते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी प्रकृति थे। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां के मेधावी छात्र थे। चलिए अगले प्रश्न संख्या 26 दिया है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, दूसरा जिन्ना, तीसरा मोहम्मद इकबाल और चौथा B.R. अम्बेडकर। तो आपको बताना है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा था। ठीक, अब देखिए थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक B.R. अम्बेडकर जी हैं। इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। ठीक, दिया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अंततः वापस लिया गया। ठीक, ऑप्शन देखिए पार्टी के दिशा निर्देशों पर। ठीक, अब दूसरा है चौरी चौरा के हिंसक वारदात होने के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समाधान होने पर और चौथा ऑप्शन दिया है सरकार द्वारा दमनकारी कार्रवाई होने के कारण। तो इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। ठीक, किस कारण से
असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही होगा वह है बी ऑप्शन, अर्थात चौरी चौरा के हिंसक वारदात के कारण यह आंदोलन वापस लिया गया था। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या में देखिए, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जिसमें विदेशी वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार व स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया गया। गांधी जी द्वारा अहिंसा के निष्पक्ष प्रयोग का समर्थन किया गया, परंतु 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के हिंसक स्वरूप के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अर्थात यहाँ पे बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अब चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 28 है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन देखिए, खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड, दूसरा ऑप्शन दिया है वीरेंद्र कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग, तीसरा ऑप्शन दिया है तारक नाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, चौथा दिया है लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। इसमें आपका जो उत्तर सही है कि बी ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। वीरेंद्र कुमार घोष ढाका षड्यंत्र अभियोग से संबंधित नहीं थे। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। वीरेंद्र नाथ घोष का संबंध मुख्यतः युगांतर पत्रिका के संपादक से था, जो अनुशीलन समिति द्वारा प्रकाशित बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी। वीरेंद्र नाथ घोष को अलीपुर बम केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये रहा आपकी व्याख्या। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? पहला ऑप्शन दिया है रविंद्र कुमार, दूसरा बिपिन चंद्रा, तीसरा जूडिथ ब्राउन और चौथा दिया है माइकल ब्रेसर। इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है रविंद्र कुमार। व्याख्या देखते हैं इसकी। रविंद्र कुमार ने गांधी जी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट वर्ग विशिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। सॉरी 32 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो दिया है कि अंबेडकर के निम्नलिखित रचनाओं में उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, देखिए जो पहला है द अनटचेबल, दूसरा ऑप्शन दिया है हु आर द शूद्राज, तीसरा दिया है अनहिलेशन ऑफ कास्ट, चौथा दिया है द बुद्धा एंड हिज धर्मा। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक, ये आपका 3, 2, 1 और 4 यहाँ पे उत्तर आपका सही है। अब इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। देखिए अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 ईस्वी में, हु आर द शूद्राज 1946 ईस्वी, द अनटचेबल्स 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई और चौथा जो दिया है द बुद्धा एंड हिज धर्मा 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह कथन किसका है?
तो ऑप्शन दिया है यस आर मेहरोत्रा, दूसरा दिया है सुमित सरकार, तीसरा बिपिन चंद्रा, चौथा तपन राय चौधरी। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है सी ऑप्शन बिपिन चंद्रा की। अब व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार बिपिन चंद्रा का कथन है कि यदि ह्यूम और दूसरे इंग्लिश उदारवादी कांग्रेस का एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे, तो कांग्रेस नेतागण ह्यूम का एक लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करने की उम्मीद करते थे। यह संकल्पना बिपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रस्तुत किया है। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 34 यहाँ पे है कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दिया है वैलेंटाइन सिरोल ने, वर्थ ने, इनबेसेंट ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह पहला ऑप्शन है, वैलेंटाइन सिरोल ने यह उपाधि उन्हें दी थी। व्याख्या देखिए, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है। अब देख लीजिए, सिरोल लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र द टाइम्स के विदेशी मामलों के संवाददाता थे तथा भारतीय प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में उन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक, अब दूसरा बिंदु यहाँ पे दिया है कि 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज्य की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते, प्रश्न संख्या 35 पर। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। पहला ऑप्शन दिया है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, दूसरा दिया है गीता रहस्य, तीसरा द ओरियन और चौथा उपयुक्त में से सभी। इसमें आपको बताना बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक है। ये प्रश्न पूछा गया था ELT ग्रेड 2018 की जो पुस्तक 29 परीक्षा 2018 को हुई थी जुलाई में। तो यहाँ पे देखिए जो आपको उत्तर हो गया वह डी ऑप्शन आपका सही है, अर्थात द आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन, ये सभी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें द ओरियन की, ये 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द आर्कटिक होम इन द वेदाज 1903, गीता रहस्य 1915। अब देखिए गीता रहस्य तिलक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृति है। ठीक, यह ग्रंथ शंकराचार्य के बाद सबसे सुंदर तर्कपूर्ण गीता का भाष्य है। चलिए प्रश्न संख्या 36 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। पहला ऑप्शन दिया है 1897, दूसरा 1905, तीसरा 1907, चौथा 1912। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही होगा वह है 1905, अर्थात 1905 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। व्याख्या देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के सभापति के हैसियत से उन्होंने बहिष्कार का समर्थन किया, किंतु कहा कि इसका समर्थन तभी तक करना चाहिए जब तक कोई दूसरा विकल्प न हो। इसमें दूसरा बिंदु है कि वर्ष 1905 ईस्वी में गोखले ने परोपकारी संगठन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। अगला बिंदु यह है कि गोखले एक व्यवहारिक आदर्शवादी और राजनीतिक क्षेत्र में सच्चे उदारवादी थे। अगला बिंदु यह है कि लॉर्ड मार्ले ने गोखले का मूल्यांकन करते हुए कहा कि उनका मस्तिष्क एक राजनीतिक का मस्तिष्क था
उनमें शासन के उत्तरदायित्व की भावना व्याप्त थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 पर। प्रश्न संख्या 37 देखिए यहाँ पर दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है? ऑप्शन दिया गांधी जी, दूसरा तिलक, तीसरा गोखले, चौथा नेहरू। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह बी ऑप्शन है, अर्थात तिलक जी का यह कथन है। अब व्याख्या देखते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया था। तिलक ने स्वराज्य को एक राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं बताया, अपितु नैतिक आधार पर इसका समर्थन भी किया। तिलक के अनुसार राष्ट्र की प्रगति का मूल स्वराज में ही निहित है। स्वराज के अभाव में औद्योगिक प्रगति, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि कुछ भी संभव नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। 38 है कि समता सैनिक दल अर्थात सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा लोहिया, चौथा बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसकी जो इसमें सही उत्तर है वह है डी ऑप्शन, अर्थात बी.आर. अम्बेडकर। ठीक, व्याख्या देखते हैं। समता सैनिक दल अर्थात सामाजिक समता सेना की स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था समाज में दलितों के विरुद्ध हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ दलित समुदाय को जागरूक करना था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 पर। ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ऑप्शन देखिए सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्वराज, चौथा सर्वोदय। इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है सर्वोदय। यही गांधी जी के विचार का जो समाजवाद है, सर्वोदय, उसमें सबसे शीर्ष माना जाता है। अब व्याख्या देखिए। सर्वोदय अंग्रेज लेखक रस्किन की एक पुस्तक है, अनटू द लास्ट, गांधी जी द्वारा गुजराती में अनुमोदित एक पुस्तक है। सर्वोदय का अर्थ है सबका उदय, सबका विकास। सर्वोदय समाज के कल्पनाओं का समाज है, जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। सर्वोदय को ही गांधी जी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। इसमें दिया है कि किस वर्ष में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? ऑप्शन 1919, दूसरा 1924, तीसरा 1935, चौथा 1937। तो इसमें आपका जो उत्तर सही है वह 1919 ईस्वी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि 1919 ईस्वी में त्याग दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 पर। इसमें दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था। पहला ऑप्शन दिया है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दूसरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तीसरा दलित पैंथर और चौथा दिया है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ डी ऑप्शन है, अर्थात अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना उन्होंने 1942 ईस्वी में की थी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, लेकिन इसकी स्थापना के पूर्व ही अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई। बाद में उनके समर्थकों ने 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की।
स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर जी ने 1936 ईस्वी में की थी। चलिए अब प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। इसमें दिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? ऑप्शन 1935, दूसरा 1936, तीसरा 1937 और चौथा दिया 1938। तो इसमें आपका जो उत्तर सही हुआ है 1936 ईस्वी। ठीक, अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या है कि श्रम सुधारों व श्रम अधिकारों के रक्षक भीमराव अंबेडकर जी ने श्रमिक मजदूर वर्ग के अधिकारों व उत्थान के लिए 15 अगस्त 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। चलिए अब प्रश्न संख्या 44 पे देखते हैं कि 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? ऑप्शन देखिए एम के गांधी, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा बी जी तिलक, चौथा ऑप्शन है एम जी रानडे। तो इसमें आपका जो उत्तर सही हुआ है महात्मा गांधी। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। इस पंचायत में पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर लागू कर दिया गया। महात्मा गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूर्ण समझौता होता है। प्रांतीय विधानमंडलों में 148 और केंद्रीय विधानमंडलों में 18% सीटों के लिए दलितों के लिए आरक्षित कर दी गई तथा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 45 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित नहीं है? पहला दिया है हु वाज द शूद्राज, दूसरा स्टेट्स एंड मोनिटीज, तीसरा द अनटचेबल हु आर द, चौथा दिया है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर सही हुआ है डी ऑप्शन, व्हील ऑफ हिस्ट्री यह कृति डॉक्टर अंबेडकर जी की नहीं है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1952 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रसिद्ध कृति है। ठीक, अब चलते प्रश्न संख्या 46 पर। दिया है कि निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो आपका उत्तर सही हुआ है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब व्याख्या देखते हैं। सन 1930 से लेकर के 1932 ईस्वी के मध्य भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन क्रमशः आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। चलिए प्रश्न संख्या 47 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? पहला दिया है असहयोग आंदोलन, दूसरा रोलेट एक्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल, चौथा दिया है बारदौली सत्याग्रह। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही हुआ है सी ऑप्शन अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लिखा गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील खेती से जुड़े 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध शुरू किया था। ठीक, और लिखित आगे दिया है कि गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल, ध्यान दीजिएगा भूख हड़ताल की बात हो रही है। ठीक, भूख हड़ताल का इस्तेमाल 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल कारखाने की हड़ताल में किया था।
ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। इसमें दिया है कि महात्मा गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में से, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, चौथा है सविनय अवाक्य आंदोलन। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही है वह है चंपारण सत्याग्रह। तो गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था। इसमें गांधी जी ने बिहार के किसानों के साथ मिलकर के तिनकठिया पद्धति का विरोध किया। इसमें उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अब यहाँ पे देखिए दिया है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 ईस्वी और सविनय अवाक्य आंदोलन 1930। चलिए अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न संख्या 49 पर। 49 दिया है कि राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें यह तत्व हो। अब देखिए पहला ऑप्शन दिया सहिष्णुता, दूसरा उदारता, तीसरा शांति, चौथा उग्रवाद। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है चौथा ऑप्शन उग्रवाद। अब व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के एकीकरण की प्रथम और आवश्यक शर्त होती है। यह अस्मिता की घोतक होती है, परंतु इसमें उग्रवाद के तत्व का समावेश होते ही यह हानिकारक हो जाती है। उग्र राष्ट्रवाद के भीतर धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के भाव का उदय हो जाता है, तब राष्ट्र के भीतर संघर्ष आरंभ हो जाता है जो हिंसक व विघटनकारी स्वरूप धारण कर लेता है। तो इस तरीके से 49 प्रश्न का उत्तर जो है उग्रवाद है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 50 पर। प्रश्न संख्या 50 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गांधी जी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है। पहला ऑप्शन गांधी धार्मिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा सभी सही है। इसमें जो उत्तर सही होगा वह सभी सही है। अब व्याख्या देखते हैं। गांधी जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन एक रचनात्मक कार्यक्रम था। 22 अगस्त 1921 ईस्वी को गांधी जी ने अंग्रेजी वस्त्रों को जलाया तथा उनके बहिष्कार का संकल्प लिया। इस जन आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने राष्ट्रीयकृत भाषा संस्कृत की गरिमा का पाठ पढ़ाया तथा सूत कातने, कुटीर उद्योगों को प्रश्रय देने का संकल्प लिया। गांधी जी अपने स्वदेशी आंदोलन को स्वराज्य की आत्मा के नाम से संबोधित किया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। 51 में है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया। ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा JB कृपलानी, तीसरा ऑप्शन राजकुमार शुक्ला और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो उत्तर सही हो वह है राजकुमार शुक्ला। व्याख्या देखते हैं। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। राजकुमार से किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है कब, 1917 से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 52 पर। प्रश्न संख्या 52 है कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह बी ऑप्शन है महात्मा गांधी को। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी को प्रदान की। तीसरे महात्मा गांधी ने यह उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। चलिए अब प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। 53 में है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था
किसने यह टिप्पणी की है? ऑप्शन दिया है कि विलियम बेडरवन, दूसरा कूपलैंड, तीसरा आर पामदत्त और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसमें जो उत्तर सही हो वह है कूपलैंड। ठीक, कूपलैंड है। अब व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन है कूपलैंड का। 4वां प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन नरेंद्र, दूसरा रामकृष्ण, तीसरा मूल शंकर, चौथा रविशंकर। तो इसमें उत्तर सही हुआ है मूल शंकर। अब व्याख्या देखते हैं इसकी। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। चलिए प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं कि स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए गांधी जी, दूसरा डॉक्टर अंबेडकर जी, तीसरा गोखले जी, चौथा जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें जो उत्तर सही होगा वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। व्याख्या देखते हैं। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज का लेखक डॉक्टर अंबेडकर जी हैं। यह पुस्तक 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। लिखा कि आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना गया? तो पहला ऑप्शन दिया है जी के गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा एम के गांधी, चौथा राजा राम मोहन राय। ठीक, बी ऑप्शन इसमें देखिए, जो बी ऑप्शन है यही आपका उत्तर सही है। बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। कि आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 57 देखिए। दिया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? पहला ऑप्शन दिया है नागपुर अधिवेशन 1942, दूसरा अधिवेशन दिया है दूसरा ऑप्शन दिया है रामपुर अधिवेशन 1962, तीसरा ऑप्शन दिया है हरिपुरा अधिवेशन 1960, चौथा ऑप्शन दिया है अवाड़ी अधिवेशन 1955। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही होगा वह है चौथा ऑप्शन डी, अर्थात अवाड़ी अधिवेशन 1955 ईस्वी। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2013 इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या, कांग्रेस का 60वां अधिवेशन तमिलनाडु के अवाड़ी में 1955 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता भरत कुमार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके सदस्यों में अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, के.एन. काटजू, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा इत्यादि इसमें शामिल थे। चलिए प्रश्न संख्या 58 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार आरंभ किया? पहला ऑप्शन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, दूसरा नमक कानून तोड़ करके, तीसरा कर चुकाने से मना करने पर और चौथा राष्ट्रीय शालाएं खोल करके। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है बी ऑप्शन, नमक कानून तोड़ करके इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ नमक कानून तोड़ करके किया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। 240 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में तय करके 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। चलिए प्रश्न संख्या 59 पर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा राय बिहारी बोस ने, तीसरा जयप्रकाश नारायण ने, चौथा एम एन राय ने।
ठीक, इसमें जो उत्तर सही होगा वह सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 60 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 यहाँ पे है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। पहला ऑप्शन दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा प्रांतीय स्वशासन, तीसरा काउंसिल प्रवेश, चौथा बंगाल विभाजन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो इसमें उत्तर सही होगा वह है काउंसिल प्रवेश। ठीक, व्याख्या। चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। गांधी जी के इस कृत्य से भारतीय नेताओं में व्यापक असंतोष था। इस असंतोष का प्रस्फुटन स्वराज पार्टी की स्थापना के रूप में दिखाई पड़ती है, ताकि ये नेता व्यवस्थापिका के भीतर पहुंचकर व्यवस्था का विरोध करके अपनी बातों को और मुखर होकर जनता तक पहुंचा सके। ठीक, यह बात रही स्वराज दल की स्थापना से संबंधित। चलिए प्रश्न संख्या 61 पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। पहला ऑप्शन दिया है साध्य साधन की पवित्रता, दूसरा दिया है पंचशील, तीसरा दिया है लोकतंत्रीय समाजवाद, चौथा दिया है मजदूर आंदोलन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही है वह है साध्य साधन की पवित्रता। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन साध्य साधन की पवित्रता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया, जैसा साध्य होगा वैसे ही साधन होगा। गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 यहाँ पे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने। ऑप्शन पहला देखिए 1918, दूसरा ऑप्शन है 1916, तीसरा है 1912 और चौथा 1919। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह है 1919 ईस्वी में। ठीक, 1919 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग के सचिव के पद पर ग्रहण किए थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें तमाम कांग्रेसी नेता सम्मिलित हुए। जून 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को मद्रास सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख नेता भी होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली। पंडित नेहरू 1919 ईस्वी में इलाहाबाद के होम रूल लीग के सचिव के रूप में शामिल हुए। चलिए प्रश्न संख्या 63 पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। पहला ऑप्शन है रंगून में, दूसरा टोक्यो में, तीसरा पेकिंग में, चौथा सिंगापुर में। तो इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही है वह है सिंगापुर में। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस भारत से भागकर अफगानिस्तान तथा रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां पर उन्होंने 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे और यहीं पर उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। चलिए प्रश्न संख्या 64 देखिए यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए 64 प्रश्न है कि इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन देखिए गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा दिया है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है तीसरा ऑप्शन सरदार भगत सिंह। और चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का 1920 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा परीक्षा में चयन हुआ। अर्थात 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी का भारतीय जनपद सेवा परीक्षा में चयन हुआ। अगले वर्ष उन्होंने इस सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए। 1 दिसंबर 1921 ईस्वी को उनको 6 माह का कारावास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। चलिए प्रश्न संख्या 65 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये तो सभी प्रश्न जानते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। रंगून के जुबली हाल में अपने ऐतिहासिक भाषण में सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधन के समय कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जिसे आज भी भारत के लोग गर्व के साथ गुनगुनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 66 पर। ठीक, देखिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था। ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी। दूसरा जयप्रकाश नारायण। तीसरा B.R. अम्बेडकर। चौथा वामेंद्रनाथ राय। तो इसमें जो आपका जो उत्तर सही होगा वह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अर्थात सी ऑप्शन इसमें सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र को निकाला था। उन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। इन्होंने 1920 ईस्वी में ऑल इंडियन डिफरेंस क्लास की स्थापना की और 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत भारत हितकारी सभा की स्थापना की। 1927 ईस्वी में मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संपादन किया। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने आजीवन प्रयास किया। चलिए अगले प्रश्न संख्या 67 पर चलते हैं। अब इसमें दिया है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था। पहला फिरोज शाह मेहता। दूसरा दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका उत्तर बता देते हैं। इसमें जो उत्तर सही है वह है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर सभी को पता है, बहुत बड़ा प्रश्न बना है। अब इसकी थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। 1890 ईस्वी में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए। यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। चलिए प्रश्न संख्या 68 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है कि इसमें निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको बता दें। आधुनिक मनु के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को स्वीकार किया गया है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया है। जब इस सदन में पेश की गई आलोचनाओं का उत्तर देते थे तो उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। पर वास्तव में आधुनिक मनु थे। उन्होंने संविधान के मुख्य रचनाकारों में उन्हें गिना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखिए यहाँ पे। इसमें देखिए गांधी जी ने 1930 और 32 ईस्वी के मध्य गोलमेज सम्मेलनों में किस में भाग लिया था।
ऑप्शन दिया पहला, ऑप्शन दिया दूसरा, तीसरे ऑप्शन में तीसरा, चौथे इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही हुआ है दूसरे में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए। वस्तुतः गांधी जी चुने हुए प्रतिनिधि थे, बाकी सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा मनोनीत थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 70 पर। इसमें दिया है कि इनमें से गांधी जी द्वारा किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। पहला गृह स्वशासन, दूसरा खिलाफत आंदोलन, तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर सही है वह है गृह स्वशासन। ठीक है, यही आपका उत्तर सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलनों में सत्याग्रह का 3 रूप के रूप में प्रयोग किया। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा व्यक्तिगत आंदोलन। तो इस तरीके से गृह स्वशासन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। चलिए प्रश्न संख्या 71 पर चलते हैं। इसमें दिया है कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वह एक ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगी। यह कथन किसने कहा? पहला ऑप्शन अरविंद घोष, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा लाला लाजपत राय और चौथा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर सही हुआ है लाला लाजपत राय। ठीक, अब व्याख्या देख लीजिए। लाला लाजपत राय जिनका जन्म 1865 ईस्वी को हुआ था, इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी को हुई, को साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते समय पुलिस की लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। जब उपरोक्त कथन लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया है, ध्यान देने की बात है, कुछ दिन पश्चात ही लाठियों की बर्बरतापूर्वक पिटाई के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 72 पर चलते हैं। अब इसमें देखिए लिखा है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जग कर वह मातृभूमि की सेवा में लग जाए। पहला ऑप्शन देखिए दिया है, वक्तव्य किसका है यही पूछा गया है। पहला है श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तीसरा जयप्रकाश नारायण जी का, चौथा स्वामी विवेकानंद जी का है। ये देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही हुआ है पहला ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक, अब इसमें देखिए दिया है श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जग कर वह मातृभूमि की सेवा में लग जाए। प्रश्न संख्या 73 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है मोरारजी देसाई, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसमें जो इसका उत्तर है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसमें भाग नहीं लिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, इन सभी ने इसमें भाग लिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 74 है। इसमें दिया है कि महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, शक्ति का संबंध हिंसा से है, तो राजनीतिक शक्ति अहिंसक कृत्य से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरह उसे समाप्त करने का मन बनाया। और तीसरा ऑप्शन दिया, गांधी जी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से हो ताकि देश को मजबूती मिले और शत्रु कमजोर हो
और चौथा ऑप्शन दिया है कि शक्ति का प्रयोग हिंसा है, इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्साहित किया जा सकता है। देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न संख्या 75। यहाँ पे देखिए लिया है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो यह महात्मा गांधी ने दिया है। अभी हमने इसकी व्याख्या की, तो कहाँ किया था, देखिए 8-9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 76। ठीक है, थोड़ा तेज हम पढ़ा रहे हैं, तब प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो जा रहा है, व्याख्या भी करना रहता है, इसलिए आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर के प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे देखिए कि सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है और सही उत्तर का इसमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में दिया है विचारक, दूसरे दिया है अवधारणा। ठीक है, अब यहाँ पे दादा भाई नौरोजी न्यायिकता का सिद्धांत, अब इसके सीधा उत्तर ही जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर सही हुआ सी ऑप्शन सही है, इसका है 1 का सी ऑप्शन। देखिए अर्थात दादा भाई नौरोजी अपहरण सिद्धांत, दूसरा महात्मा गांधी न्यायिकता का सिद्धांत, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयतावाद से संबंधित है और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका उत्तर सही है 3, 1, 4, 2। चलिए प्रश्न संख्या 77 देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रैलियों का संचालन किसने किया। ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा उषा मेहता, चौथा आचार्य नरेंद्र देव। इसमें जो उत्तर सही हुआ है उषा मेहता। अब व्याख्या इसकी देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। ठीक, अब प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। इसमें दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अबुल कलाम आजाद, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा महात्मा गांधी। ठीक, इसमें देखिए जो उत्तर सही है हुआ है अबुल कलाम आजाद, अर्थात इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं अबुल कलाम आजाद जी हैं। अब इसकी देखिए जो व्याख्या है उसको हम देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आजाद थे। आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका सही। अपनी इस कृति में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का संग्रह करें। यह पुस्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 79। अब इसमें दिया है कि इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई। ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा रासबिहारी बोस। ठीक, तो इसमें देखिए जो उत्तर सही हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, अर्थात तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। व्याख्या देखते हैं। गांधी जी द्वारा गांधी जी की इंग्लैंड में गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई। वह एक उदारवादी नेता थे, ठीक, और एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान जानी जाती है। प्रश्न संख्या 80 देखिए। प्रश्न संख्या 80 है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। ऑप्शन डॉक्टर अम्बेडकर जी, दूसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चौथा महात्मा गांधी। तो इसमें देखिए जो उत्तर आपका सही हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना वर्ष 1944 ईस्वी में अहमदनगर जेल में JL नेहरू द्वारा की गई। यह पुस्तक अपने 5 महीनों के कारावास के दिनों में लिखी गई, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारतीय इतिहास, संस्कृत, राजनीति, धर्म, इन सभी चीजों पर यह लेख लिखा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 81 पर कि लोकनायक के रूप में किस भारतीय नेता को जाना जाता है। ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा जयप्रकाश नारायण,
तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है जयप्रकाश नारायण। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 82 पर। प्रश्न संख्या 82 देखिए यहाँ पे है कि जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन में भाग लेकर के राजनीति में प्रवेश किया। पहला ऑप्शन असहयोग आंदोलन, दूसरा मिल मजदूरों का आंदोलन, तीसरा सबने अवज्ञा आंदोलन, चौथा चंपारण सत्याग्रह। तो जयप्रकाश नारायण ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में लेकर के राजनीति में प्रवेश किया, अर्थात जो सी ऑप्शन होगा सही है। अब इसकी व्याख्या कर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण 1929 ईस्वी में अमेरिका से लौटने के बाद इनकी मुलाकात गांधी जी के साथ काम कर रहे जे.एल. नेहरू से हो गई। उस समय आंदोलन चरम पर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी, नेहरू जेल जाने पर जयप्रकाश नारायण ने सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लेकर के विभिन्न जगहों पर आंदोलन का नेतृत्व किया। अंततः इन्हें भी 1932 ईस्वी में मद्रास में गिरफ्तार करके नासिक जेल में डाल दिया गया। चलिए प्रश्न संख्या 83 पर चलते हैं। इसमें है कि एन इंडियन पिलग्रिम्स से एक आत्मकथा है जो संबंधित है। ऑप्शन जयप्रकाश नारायण से, दूसरा महात्मा गांधी से, तीसरा सुभाष चंद्र बोस से, चौथा के.आर. नारायण से। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सुभाष चंद्र बोस से। ठीक, एन इंडियन पिलग्रिम्स सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ। इस प्रसिद्ध पुस्तक का प्रकाशन 1948 ईस्वी में नेताजी पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 84 देखिए। प्रश्न संख्या 84 है कि गांधी जी को भारत विभाजन के लिए किसने तैयार किया। ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार पटेल, चौथा इनमें से सभी। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही होगा वह है इनमें से सभी, अर्थात महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के विरोध में थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इन सभी ने मिलकर के गांधी जी को भारत विभाजन के लिए तैयार किया था। अब प्रश्न 85 इसमें दिया है कि 1936 में गांधी जी ने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा मौलाना आजाद, तीसरा टैगोर, चौथा नेहरू। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है महात्मा गांधी। व्याख्या देखते हैं। 1936 ईस्वी में गांधी ने स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। गांधीवाद को पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन की किसी विशिष्ट चिंतन धारा जैसे उदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद तथा साम्यवाद का समरूपी तथ्य इसके बावजूद नहीं माना जाता था कि उनके सामाजिक राजनीतिक दर्शन में ऐसे सभी सिद्धांतों की विशेषता खोजी जा सकती है। प्रश्न संख्या 86 पर चलते हैं। इसमें दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया गया था। ऑप्शन इलाहाबाद, दूसरा पूना, तीसरा वर्धा, चौथा साबरमती। तो इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है वर्धा में। ठीक, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णय लिया गया था। व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी ने इस विचार का पूर्ण समर्थन किया कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को दूर कर सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। वर्धा में कांग्रेस से कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए गए। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस पर किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 87 पर चलते हैं। इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को नाम से भी जाना गया। पहला इलाहाबाद प्रस्ताव, दूसरा पूना प्रस्ताव, तीसरा वर्धा प्रस्ताव, चौथा साबरमती प्रस्ताव। इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह है वर्धा प्रस्ताव। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं
कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को यह चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा बैठक में गांधी जी के इस विचार का पूर्ण समर्थन मिला। भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर होता जब अंग्रेज भारत से चले जाते। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 88 पर चलते हैं। इसमें दिए गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा मदन मोहन मालवीय, तीसरा सर तेज बहादुर सप्रू और चौथा सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसमें जो उत्तर सही हुआ है सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते में जो हस्ताक्षर हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब व्याख्या देखते हैं। इरविन ने 26 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकरण के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ होती है और 5 मार्च 1931 को अंततः दोनों के बीच समझौता होता है, हस्ताक्षर होता है, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 89। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। तो इसकी यही उत्तर रहा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 90 कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं कथन 1 और कथन कारण बी आर। इसमें देखना है कि कथन जो है कि 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। जो इसका रीजन है सांप्रदायिक दबाव के कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही हुआ है सी। ठीक, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह में कमी देख करके महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर लिया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी की उनके इस कृत्य के लिए आलोचना की। अक्टूबर 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना पूरा समर्थन वापस लेकर के पूरा समय हरिजनों के उद्धार में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटा लेने का निर्णय किया था। अब देखिए प्रश्न संख्या 91। ठीक, इसमें दी गई लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साहचर्य का विरोध किया? पहला खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा फजलुल हक, तीसरा मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा अबुल कलाम आजाद। इसमें देखिए जो उत्तर है वह है मोहम्मद अली जिन्ना। अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के साथ आने का विरोध किया था। अब इसकी देखिए व्याख्या दिया है। व्याख्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के सहचर का विरोध किया। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का मुख्य मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत था। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की समर्थक इसमें शामिल थे। अब चलिए प्रश्न संख्या 92 देखिए लिखा है कि भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोट में से उनका कालानुक्रम चुनिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा असहयोग, चौथा संधिवाग्य आंदोलन। इसमें देखिए जो उत्तर सही है वह पहला ही सही है। अर्थात जो अब देखिए जो इसकी व्याख्या दी है कि जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 में, होम रूल आंदोलन 1916 में, असहयोग आंदोलन 1920 में
और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 93। इसमें दिया गया कि असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित किया गया कि पहला ऑप्शन देखिए, इसका उद्देश्य प्राप्त हो चुका था। दूसरा ऑप्शन दिया कि इनमें इससे यह पता चलने लगा था कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी। तीसरा ऑप्शन दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई थी। चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें जो उत्तर सही है वह है बी ऑप्शन सही, अर्थात इससे यह पता चलने लगा था कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को जब हुई तो गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक रूप लेने के कारण 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से जवाहरलाल नेहरू, CR दास और लाला लाजपत राय ने घोर विरोध किया था। प्रश्न संख्या 94। इसमें दिया है कि महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का किसने दृढ़ समर्थन किया। ऑप्शन देखिए, चित्तरंजन दास, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो है जितने लोग हैं किसी ने भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जबकि चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 95 देखिए, यहाँ पे यह कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला देखिए इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति, दूसरा महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप, तीसरा ऑप्शन दिया बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, चौथा ऑप्शन दिया विनोबा भावे अनुशासन पर्व। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर आपका सही हो वह है महात्मा गांधी। पहला उत्तर इसमें सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण क्रांति से इंदिरा गांधी जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि संपूर्ण क्रांति से लोक नारायण जो जयप्रकाश नारायण है वहीं से जुड़े थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारतीय राष्ट्रवाद का या भारतीय समाजवाद का अग्रणी प्रवक्ता माना जाता है। ये समाजवाद के मानवीय और लोकतंत्री स्वरूप के समर्थक थे। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए जयप्रकाश जी ने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने संकेत किया कि सोवियत संघ में समाजवाद सत्तारूढ़ गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष में बदल दिया गया है। प्रश्न संख्या 96 देखिए, दिया है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी गई थी। ऑप्शन खेड़ा आंदोलन, दूसरा बारदोली सत्याग्रह, तीसरा नमक सत्याग्रह और चौथा व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सही हुआ है बारदोली सत्याग्रह। अब व्याख्या देखते हैं। गुजरात राज्य के सूरत जिले में बारदोली तालुके में 1928 ईस्वी में लगान न देने के कारण जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। चलिए प्रश्न संख्या 97 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है 1927 में मद्रास अधिवेशन में, दूसरा 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तीसरा ऑप्शन दिया 1942 को बम्बई अधिवेशन में, चौथा 1946 में बम्बई अधिवेशन में। इसमें जो आपका उत्तर सही है वह सी ऑप्शन अर्थात 1942 के बम्बई अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पास किया था। अब व्याख्या देखते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
पारित किया गया। 9 अगस्त 1942 को सबसे बड़ी राष्ट्रीय नेता, जो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके से यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त और प्रारूप ले लिया। अब प्रश्न संख्या 98 देखिए। इसमें देखिए आपको सुमेलित करना है, ठीक। सूची 1 और सूची 2 का इसमें मिलान करना है। पहला ऑप्शन देखिए, असहयोग आंदोलन दिया है 1916, सीधा इसको मिला ही देते हैं। अब देखिए इसमें जो उत्तर सही है वह है दूसरा, अर्थात जो असहयोग आंदोलन है वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक। लखनऊ समझौता 1916, उसके बाद बंगाल विभाजन 1905 और सबने गठबंधन 1930। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही था। अब 99 प्रश्न देखिए। इसमें दिया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का इनमें से कौन प्रथम अध्यक्ष था। ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक स्वयं, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा जोसेफ बेपिस्टा और चौथा ऑप्शन एनी बेसेंट। इसमें जो उत्तर सही है वह है जोसेफ बेपिस्टा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम महाराष्ट्र में होम रूल लीग का गठन किया। इसकी गतिविधियां मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर के कर्नाटक, बराड़ तक सीमित थी। अध्यक्षता जोसेफ बेपिस्टा ने की। ध्यान देने की बात है कि सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने मद्रास में अपना होम रूल लीग की स्थापना की थी। यहाँ पे देखिए, अब प्रश्न संख्या 100 यहाँ पे है 100। तो इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसका सीधा आप उत्तर इसमें मिलाएंगे। देखिए इसमें जो सही आपका है वह है बी ऑप्शन, अर्थात 2, 1, 4 और 3, ठीक। अब 1 का 2 राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है वह है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। अब गांधी जी की जो पुस्तक है दूसरे में वह है यंग इंडिया। अब मौलाना ए के आज़ाद की जो पुस्तक है वह है इंडियन प्रिंस फ्रीडम। अब सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है वह है द इंडियन स्ट्रगल। इस तरीके से जो 2, 1, 4, 3 है यही ऑप्शन आपका सही। देखिए यहाँ पे दिया भी है व्याख्या में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है इंडियन प्रिंस फ्रीडम और सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। फिर देखते हैं आगे।